वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या हो सकते हैं? म्यूटाजेंस वे फैक्टर होते हैं, वे कारक होते हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं, जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। ऐसे फैक्टर जो म्यूटेशन को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, क्या कहलाते हैं, म्यूटाजेंस कहलाते हैं। म्यूटेशन को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, म्यूटाजेंस कहलाते हैं। उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक उत्परिवर्तन जन्य कारक कहलाते हैं। ठीक है, म्यूटेशन की अगर बात की जाए, म्यूटाजेंस की बात की जाए, तो ये कैसे हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर कैसे हो सकते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई आयन है, आयनाइजिंग पार्टिकल, पार्टिकुलेट है। तो ऐसा आयन है जो पार्टिकल के रूप में पाया जाता है, पार्टिकल के रूप में पाया जाता है। आयनाइजिंग नॉन पार्टिकुलेट भी हो सकते हैं। और नॉन आयनाइजिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए फिजिकल फैक्टर कैसे हो सकते हैं, आयन के रूप में और पार्टिकल के रूप में हो सकते हैं। आयन के रूप में लेकिन पार्टिकल नहीं हो सकते, या आयन के रूप में भी नहीं हो सकते। तीन तरह के फिजिकल पार्टिकल्स हैं। पहला है आयनाइजिंग पार्टिकुलेट, यानी आयन के रूप में पार्टिकल्स, जैसे अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक क्या कहलाते हैं, अल्फा पार्टिकल। हीलियम के नाभिक है तो पॉजिटिव चार्ज है तो आयन है, पार्टिकल है तो पार्टिकुलेट है। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप बीटा पार्टिकल कहलाता है। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, बीटा पार्टिकल कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप है तो आयन है, और पार्टिकल्स है तो पार्टिकुलेट है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं। प्रोटॉन्स क्या है, आयन है, बिल्कुल पॉजिटिव आयन है, और पार्टिकल भी है तो पार्टिकुलेट भी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आयन हो लेकिन पार्टिकल के रूप में ना हो, जैसे एक्सरे होगी, आयन तो है लेकिन पार्टिकल के रूप में नहीं, ये रेस के रूप में है, गामा रेज होगी। ठीक है, अगर मैं नॉन आयनाइजिंग की बात करूं जो आयन के रूप में ही है, ठीक है, ये होगी अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज होगी। तो फिजिकल फैक्टर तीन प्रकार के थे, आयनाइजिंग, पार्टिकुलेट, आयनाइजिंग नॉन पार्टिकुलेट और नॉन आयनाइजिंग फैक्टर। अब केमिकल फैक्टर की बात करते हैं। अब बात करते हैं केमिकल फैक्टर्स की। केमिकल फैक्टर्स की, केमिकल फैक्टर्स की अगर हम बात की जाए तो ये एल्केलाइटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। एल्केलाइटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एल्केलाइटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, डीएमिनेशन करने वाले, डीएमिनेशन करने वाले एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन करने वाले हो सकते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन करने वाले हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, बेस एनालॉग हो सकते हैं।
बेस एनालॉग हो सकते हैं। बेस एनालॉग भी दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बेस एनालॉग पहला है 5 ब्रोमो डीऑक्सी 5 ब्रोमो डीऑक्सी यूरिडीन। ठीक है। दूसरा क्या है 2 एमिनोप्यूरिन। एमिनोप्यूरिन। ठीक है। एल्केलेटिंग एजेंट भी हो सकते हैं, बेस एनालॉग भी हो सकता है और डाई भी कोई हो सकती है। कोई डाई भी हो सकती है, जैसे एक्रिडिन डाई हो सकती है। एक्रिडिन डाई हो सकती है। ठीक है। ये सारे क्या आ गए केमिकल फैक्टर्स आ सकते हैं। एक टेम्परेचर भी म्यूटाजेंस है। टेम्परेचर भी क्या है म्यूटाजेंस है। टेम्परेचर भी क्या है म्यूटाजेंस है। तो ये केमिकल फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। जैसे एल्केलेटिंग एजेंट जो डीएमिनेशन करते हैं और हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, या बेस एनालॉग जैसे 5 ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडीन या 2 अमीनोप्यूरिन, ये बेस एनालॉग है जो क्या करते हैं म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। या कोई डाई जैसे एक्रिडिन डाई होगी। तो ये आगे म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस के बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन की। नॉनसेंस म्यूटेशन की नॉनसेंस म्यूटेशन की मान लीजिए ट्रांसलेशन की क्रिया हो रही है। किसकी क्रिया हो रही है? ट्रांसलेशन की क्रिया हो रही है। mRNA से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। mRNA से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रही है। मान लीजिए mRNA और प्रोटीन के क्या होते हैं? ट्रिपलेट कोड होते हैं। प्रोटीन के क्या होते हैं? ट्रिपलेट कोड होते हैं। देखिए इस तरह से ट्रिपलेट कोड होते हैं, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। ये 3 रूप में होते हैं, ट्रिपलेट रूप में होते हैं। ठीक है। जहां पे हमें ये ट्रांसलेशन रोकना है वहां पे क्या पाए जाते हैं? स्टॉप कोडॉन पाए जाते हैं। स्टॉप कोडॉन पाए जाते हैं। UAA, ये 3 स्टॉप कोडॉन है। क्या है? 3 क्या है? स्टॉप कोडॉन है। ये जैसे ही आगे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जैसे ये पूरा प्रोसीजर होने के बाद जैसे यहां पे mRNA लगेगा, क्या लगेगा? mRNA लगेगा। यहां ये mRNA है, इसके ऊपर RNA लगेगा, rRNA लगेगा। इस तरह से ये आगे कोड करता जाएगा। यहां आके नाइट्रोजनी बेस जुड़ते जाएंगे। ठीक है। हुआ क्या कि जो स्टॉप कोडॉन यहां आना चाहिए था, म्यूटेशन के कारण स्टॉप कोडॉन यहीं आ गया। यहां क्या आ गया? स्टॉप कोडॉन आ गया। तो क्या इसके आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहां रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन क्यों? म्यूटेशन कैसे हो गया कि यहां पे स्टॉप कोडॉन आ गया। स्टॉप कोडॉन तो बिल्कुल लास्ट में आना चाहिए था, जहां पे ट्रांसलेशन को स्टॉप करना था, लेकिन स्टॉप कोडॉन पहले ही आ गया। तो अब क्या ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहां पे स्टॉप कोडॉन आ गया। ठीक है। अब जो प्रोटीन बनेगी कैसी बनेगी? शॉर्टन प्रोटीन बनेगी, छोटी प्रोटीन बनेगी। कैसी बनेगी? प्रीमैच्योर बनेगी। प्रीमैच्योर बनेगी, छोटी प्रोटीन बनेगी, प्रीमैच्योर प्रोटीन बनेगी। क्यों? क्योंकि जो यहां पे स्टॉप कोडॉन आना था, स्टॉप कोडॉन पहले आने की वजह से ट्रांसलेशन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। ट्रांसलेशन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। इसे हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या कहते हैं? नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं।
ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टॉप कोडॉन पहले आने के कारण यहां पे टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेशन यहां पे हो जाता है, यहां पे टर्मिनल बन जाता है, जबकि टर्मिनल यहां बनना चाहिए। प्रोटीन कैसी बनती है, शॉर्ट बनती है, छोटी बनती है, कैसी बनती है, प्रीमेच्योर बनती है। इसे क्या कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। आगे चलते हैं साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या चीज है, अभी बात करते हैं। हम वापस ट्रांसलेशन प्रोसेस में चलते हैं। ये एमआरएनए, इस एमआरएनए पे क्या पाए जाएंगे, ट्रिपलेट रूप में कोडॉन पाए जाएंगे। एमआरएनए में मैसेंजर आरएनए जो मैसेज को आगे कन्वे कर रहा है, जो मैसेज को प्रोटीन तक पहुंचा रहा है। ये एमआरएनए, ये आगे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये ट्रिपलेट के रूप में क्या है, जेनेटिक कोड है। मान लीजिए इसका जेनेटिक कोड है ट्रिपल ए। जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपल ए है। ये ट्रिपल ए लाइसिन नाइट्रोजनी बेस को, लाइसिन एमिनो एसिड को, लाइसिन एमिनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। कि ट्रिपल ए का मतलब क्या आता है, लाइसिन एमिनो एसिड आता है। ठीक है, लेकिन म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन से ये कोड किस में बदल गया, ये कोड बदल गया AAG में बदल गया। कोड किस में बदल गया, AAG में। देखो प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ गया तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, हमने पढ़ा था। तो क्या बन गया, AAG बन गया। अब AAG किस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी लाइसिन को ही करता है। अच्छा, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी लाइसिन को करता है, ये भी लाइसिन को करता है। तो ऐसा म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन कहलाता है। साइलेंट क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला म्यूटेशन हुआ है। हमें लाइसिन चाहिए था, लाइसिन हमें मिल गया, हमें पता ही नहीं चला कि म्यूटेशन हुआ है। तो म्यूटेशन कैसा है, साइलेंट म्यूटेशन है। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो ट्रिपलेट था वो भी लाइसिन को कर रहा था, और यहां पे जो ट्रिपलेट है ये भी लाइसिन को कर रहा है। दोनों ट्रिपलेट एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए जो ट्रिपलेट होते हैं, जो कोडॉन होते हैं, वो 64 टाइप के होते हैं, 64 प्रकार के कोडॉन पाए जाते हैं। और जो अमीनो एसिड है वो 20 प्रकार के। तो एक टाइप के अमीनो एसिड पर कई कोडॉन लगते हैं। जैसे लाइसिन दो कोडॉन, लाइसिन एक अमीनो एसिड 2 कोडॉन को इंगित करता है, इसीलिए 64 प्रकार के कोडॉन है। ये कोडॉन कितने प्रकार के हैं, 64 प्रकार के हैं। अमीनो एसिड तो 20 प्रकार के हैं। तो एक अमीनो एसिड के कई कोड है, एक अमीनो एसिड के कई कोड है। इसीलिए अगर म्यूटेशन हो जाए तो हमें पता ही नहीं चलता। कैसा म्यूटेशन होता है, साइलेंट म्यूटेशन होता है। तो ये आ गया साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स की। ह्यूमन जेनेटिक्स की। और ह्यूमन जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर सबसे पहले देखते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया। अगर मैं एल्केप्टोन्यूरिया की बात करूं तो एल्केप्टोन्यूरिया की जो खोज थी, जो डिस्कवरी की थी, वो की थी एक गैरोड ने। एक गैरोड ने की थी। किसने की थी, एक गैरोड ने की थी।
एल्केप्टोन्यूरिया की बात की जाए तो ये रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है। रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है जो थर्ड नंबर के क्रोमोसोम पर डिफेक्ट आने से या एबनॉर्मेलिटी आने से, जो थर्ड नंबर के क्रोमोसोम पर डिफेक्ट आने से या एबनॉर्मेलिटी आने से होती है, ठीक है। हमारे बॉडी में एक एसिड पाया जाता है जेनेस्टिक एसिड, ठीक है। ये एसिड किसमें चेंज होता है? CO2 प्लस H2O। ये एसिड किसमें चेंज होता है? CO2 प्लस H2O में। होमोजेनेस्टिक एसिड जो है इसको CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। वो एंजाइम कौन सा होता है? होमोजेनेस्टिक ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम। जब थर्ड नंबर के क्रोमोसोम पर कोई डिफेक्ट आ गया तो ये एंजाइम नहीं आता, ये एंजाइम हमें नहीं मिल पाता, जिस कारण से होमोजेनेस्टिक एसिड बॉडी में जमा होता है और बाद में ये यूरिन के साथ बाहर निकलता है। जैसे ही ये यूरिन के साथ बाहर निकलता है और एयर के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? एयर के संपर्क में आता है, तो ये ब्लैक हो जाता है, जिस कारण से यूरिन का कलर कैसा आता है? ब्लैक आता है। जिस कारण से यूरिन का कलर कैसा आता है? ब्लैक आता है। इसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। इसे कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। एक कैरोट ने खोज की थी, इसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है, थर्ड नंबर के क्रोमोसोम पे डिफेक्ट होने के कारण होता है। होमोजेनेस्टिक एसिड, जब होमोजेनेस्टिक ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट होता है, तो अगर ये एंजाइम प्रेजेंट ना हो तो ये बॉडी में यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा और एयर के संपर्क में आते ही ब्लैक हो जाएगा, तो इसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। ये होगा एल्केप्टोन्यूरिया। अब आगे चलते हैं। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया ये भी रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है। जो कि 12th नंबर के क्रोमोसोम के डिफेक्ट के कारण होती है। 12th नंबर के क्रोमोसोम के डिफेक्ट के कारण होती है। इसमें क्या होता है? फेनिलएलानिन, फेनिलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। फेनिलएलानिन टायरोसिन में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। इसके लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। जब 12th नंबर के क्रोमोसोम पे डिफेक्ट आ जाता है, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, तो फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का सिक्रेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो फेनिलएलानिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फेनिल पायरुविक एसिड।
फेनिल पायरुविक एसिड में या इसके डेरिवेटिव्स में, फेनिल पायरुविक एसिड में या इसके डेरिवेटिव्स में। तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा इकट्ठा होगा बॉडी में और ब्रेन में जाके इकट्ठा होगा। कहां इकट्ठा होगा, ब्रेन में जाके इकट्ठा होगा और ये क्या करेगा, मेंटल रिटार्डेशन पैदा करेगा, मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि, मेंटल रिटार्डेशन पैदा करेगा। ये हो गया फेनिल कीटोन यूरिया। रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है, 12 नंबर के क्रोमोसोम पे डिफेक्ट के कारण होता है। फेनिल एलानिन जब टायरोसिन में बदलता है तो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जब फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं मिल पाता तो फेनिल एलानिन फेनिल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होता है, जो बॉडी में इकट्ठा होता है और ब्रेन में जाकर मेंटल रिटार्डेशन करता है। तो ये आ गया फेनिल कीटोन यूरिया। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म भी एक रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है। रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है जो 11वें नंबर के क्रोमोसोम के डिफेक्ट के कारण होती है। एक पे आता है और एक आगे है, एक इस पे आता है नंबर 1 पोजीशन पे और एक आगे है, तो 11 नंबर के क्रोमोसोम के डिफेक्ट के कारण होती है। देखो हमने कल पढ़ा था कि जो टायरोसिन है, टायरोसिन ये किसमें चेंज होगा, ये होगा मेलानिन में चेंज। टायरोसिन किसमें चेंज होगा, मेलानिन में चेंज होगा। जब टायरोसिन मेलानिन में चेंज होगा तो एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, टायरोसिनेज। और जब टायरोसिनेज एंजाइम ना मिले, क्यों, क्योंकि 11 नंबर के क्रोमोसोम पे डिफेक्ट आ गया, तो टायरोसिनेज एंजाइम ना मिले तो बच्चा कैसा होगा, एल्बिनो होगा। मेलानिन उसमें नहीं बनेगा तो बालक कैसा होगा, एल्बिनो होगा। एल्बिनो मतलब श्वेत, सफेद रंग, गोरा बच्चा। इससे क्या होगा कि वो बच्चा धूप के प्रति सेंसिटिव नहीं होगा, वो बच्चा लाइट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। लाइट में वो खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि मेलानिन वर्णन क्या करता है, एक तो त्वचा का रंग को गहरा करता है, लाइट के जो त्वचा का रंग है, जो स्किन का रंग है, उसे डार्क करता है। और वो क्या करता है, एक तो स्किन का कलर डार्क करता है, एक लाइट से प्रोटेक्शन देता है। लाइट से क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। अब स्किन का कलर डार्क नहीं हो पाएगा तो बच्चा गोरा होगा, लाइट से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी, जिस कारण से वो थोड़ी सी भी लाइट में वो परेशान होगा। वो लाइट के प्रति कैसा होगा, सेंसिटिव होगा। वो लाइट के प्रति क्या होगा, सेंसिटिव होगा। क्यों, क्योंकि उसमें टायरोसिनेज एंजाइम नहीं है तो मेलानिन नहीं बन रहा, जिस कारण से बच्चा एल्बिनो पैदा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लाइट के प्रति वो बच्चा कैसा होगा, सेंसिटिव होगा। ठीक है, और ये किस कारण होता है, 11 नंबर के क्रोमोसोम के डिफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, थैलेसीमिया। देखिए थैलेसीमिया क्या है। बेसिकली हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन करता है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है।
ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोबिन क्या एक प्रकार की प्रोटीन है। यदि ग्लोबिन प्रोटीन का सिंथेसिस ना हो पाए तो क्या हीमोग्लोबिन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जब ग्लोबिन प्रोटीन ही नहीं बन पा रही तो क्या हीमोग्लोबिन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो देखिए, इसमें हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस ही नहीं होता, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होता। हीमोग्लोबिन में दो तरह की चेन पाई जाती है, एक अल्फा चेन, एक बीटा चेन। अगर अल्फा चेन में डिफेक्ट अगर अल्फा चेन में डिफेक्ट आ जाए तो उसे अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे। और यदि बीटा चेन में डिफेक्ट आ जाए तो उसे बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। ठीक है, यदि अल्फा चेन में डिफेक्ट आ जाए उसे अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे, बीटा चेन में डिफेक्ट आ जाए तो उसे बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। अल्फा थैलेसीमिया होगा 16 नंबर के क्रोमोसोम के कारण, और ये होगा 11 नंबर के क्रोमोसोम के कारण। होगा क्या कि इसमें ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाएगा, जिस कारण से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और जो ब्लड बनेगा वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, जिस कारण से उसे बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उसे बार बार ब्लड देने की जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि 16 नंबर के क्रोमोसोम में डिफेक्ट आने से हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन नहीं बन पाती, जिस कारण से उसे अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। और यदि 16 नंबर के क्रोमोसोम में अगर डिफेक्ट आ जाए तो अल्फा चेन नहीं बन पाती, जिस कारण से अल्फा थैलेसीमिया होता है। और 11 नंबर के क्रोमोसोम के डिफेक्ट के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा चेन नहीं बन पाती, जिसे बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन में कितनी चेन पाई जाती है? 2 अल्फा चेन पाई जाती है और 2 बीटा चेन पाई जाती है। 2 अल्फा चेन पाई जाती है, 2 बीटा चेन पाई जाती है। अगर अल्फा चेन ना बने तो भी हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड, अगर बीटा चेन ना बने तो भी हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड। अल्फा चेन ना बने तो 16 नंबर का क्रोमोसोम रिस्पांसिबल होता है, और बीटा चेन ना बने तो 11 नंबर का क्रोमोसोम रिस्पांसिबल होता है। हमने एक डिजीज पढ़ी थी, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल और थैलेसीमिया में भी क्या होता है? बेसिकली एनीमिया ही तो है। क्या है? एनीमिया ही तो है। ठीक है, और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या फर्क है? थैलेसीमिया में क्या हुआ कि क्रोमोसोम में डिफेक्ट के कारण हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं हो पाया। यहां पे क्या हुआ? आरबीसी की शेप बदल गई, आरबीसी की शेप हस्याकार हो गई थी। हमने देखा था कि आरबीसी की शेप कैसी हो गई थी? हस्याकार हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहां पे ब्लड की क्वालिटी में चेंज आया, ब्लड की क्वालिटी में चेंज आया। कैसा फैक्टर था? क्वालिटेटिव फैक्टर था। यहां पे ब्लड की क्वालिटी में चेंज नहीं आया, ब्लड की क्वांटिटी में चेंज आया। क्यों? क्योंकि चैन ही नहीं बन रही, कभी अल्फा चैन नहीं बन रही, कभी बीटा चैन नहीं बन रही, तो क्वांटिटी में फर्क है। तो ये कैसा है? ये क्वांटिटेटिव है, और ये कैसा है? ये क्वालिटेटिव है। यहां पे आरबीसी या ब्लड तो बन रहा था, लेकिन उसकी शेप गड़बड़ थी। लेकिन यहां पे या तो अल्फा चैन नहीं बन रही या बीटा चैन नहीं बन रही। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया।